अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज का जो हमारा एक्ट है जो हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है स्पेशली, वो है हमारे पास आता है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। अच्छा, अब इस एक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुश्किल नहीं है। पहली बात यह है कि बहुत आसान है। मुश्किल कोई चीज़ भी नहीं है इसके अंदर। और बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है क्योंकि इसके अंदर सेक्शन भी छोटे से हैं। थोड़े थोड़े सेक्शंस हैं। आपको ऑलरेडी जाहिर बात है, इतने बड़े बड़े एक्ट आपने मेरे से पढ़े हैं, जैसे पंजाब लैंड रेवेन्यू पढ़ लिया आपने। आपने पैरा एक्ट पढ़ लिया, ठीक है, उसके रूल्स पढ़ लिए, ठीक है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ ली, तो बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। अब जरा हम इसको गो थ्रू करते हैं। मेरे ख्याल से आधे घंटे में आपका खत्म हो जाएगा, और इसको याद भी आप लोगों ने आधे घंटे में कर लेना है। पढ़ाऊंगी साथ साथ, और साथ साथ ही आपने इसको याद करते जाना है। अच्छा, अब आप एक चीज देखें कि हमारे पास जो सबसे पहले चीज आपने याद रखनी है, वो हमारे पास आता है इसका नाम, ठीक है। द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। अब ये 2020 में आया, इसकी जरूरत क्यों बनी इस एक्ट को बनाने की, क्या वजह थी? अच्छा, अब होर्डिंग का मतलब क्या है? होर्डिंग का मतलब होता है जखेरा अंदोजी करना, किसी चीज को अपने पास कह लें कि एक, वो कहते हैं ना कि हम एक हद से ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते, इसी तरह एक हद से ज्यादा अपने पास कोई चीज स्टोर कर लेना, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे होर्डिंग। अब ये 2020 के अंदर ये एक्ट बनाया गया। ये एक्ट क्यों बनाया गया था? क्योंकि कोविड के बाद, जब कोविड आपका आया था, उस दौरान में लोगों ने बहुत ज्यादा जो है आटा चीनी इस तरह की चीजें जो है ना वो कह लें कि होर्ड करना शुरू कर दी थी, उसकी जखेरा अंदोजी शुरू कर दी, ठीक है। और ये था कि फिर जाहिर बात है कानून पास किया गया। उस कानून के तहत सारी चीजें मेंशन यहाँ पे की गई कि भाई क्या सजाएं होंगी, क्या कुछ होगा, ये सारी चीजें। अब इसमें जो चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, मोटी मोटी चीजें हैं, कोई इतनी कह लें कि मुश्किल चीजें नहीं है। अब सबसे पहले देखिए, आपने इसका नाम याद रखना है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, इसका टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल सेक्शन इसके 18 आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इन्फोर्समेंट की डेट इसकी याद रख लेनी है, 11 अगस्त 2020। इसके अलावा कोई इसमें कोई ऐसा सच है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कोविड 19 से रिलेटेड मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि भाई इसकी जो है जरूरत क्यों पड़ी। जब आपका कोविड आया था, ठीक है, कोरोना वायरस आया, उस टाइम पे जो लोगों ने आर्टिकल थे, वो ये आर्टिकल यानी गुड्स, जो चीजें थी, जो कमोडिटीज थी, वो एक हद से ज्यादा अपने पास स्टोर करना शुरू कर दी थे, जिसको हम लोग उर्दू जुबान में जखेरा अंदोजी कहेंगे। अब जब वो अपने पास स्टोर करना शुरू कर दी, तो हालात क्या बन गए भाई? हालात ये बन गए कि भाई मार्केट में चीजें ही नहीं थी मिलती। जब मार्केट में चीजें नहीं थी मिलती, और जो चीज प्रोवाइड की जाती थी, जो चीज अवेलेबल होती थी, वो इतनी महंगी होती थी। तो उस चीज के ऊपर फिर इन्होंने, आपकी हुकूमत ने जो है, ये एक एक्ट पास किया, जिसके तहत इन्होंने सारी चीजें आके बताई, ठीक है। अब ये सारी चीजें, वही सारी चीजें बीच में जो मैंने आप लोगों को समझाई है, अंग्रेजी में इधर लिखी है, ये अंग्रेजी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अच्छा, सेक्शन नंबर 1 जो है वो किससे डील करता है? आपको पता है, हर जो भी एक्ट आप पढ़ेंगे, उसका सेक्शन नंबर 1 जो डील करता है, वो आपका अल्लाह भला करे डील करता है उसके शॉर्ट टाइटल से, एक्सटेंड और कमेंसमेंट, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। नाम देख लें इसका, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट इसका नाम है 2020। नाम एज इट इज आप लोगों ने याद रखना है। पेपर में नाम का बड़ा इशू आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये एक्ट बनाया गया, जाहिर बात है वो आपसे पूछेगा कि भाई ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है, कौन से सूबे के अंदर अप्लाई होता है, तो आप सिंपल सी बात है, इतना बताएंगे कि भाई ये होल ऑफ द पंजाब, ठीक है। और दूसरी बात पे, इसका जो इन्फोर्समेंट के हवाले से जो बात की जाती है कि ये लागू कैसे होगा, तो जब इसको पास किया गया, ये सारा का सारा एक ही बार में लागू हो गया। ये सारा का सारा का मतलब क्या है? इस तरह नहीं हुआ कि आधे सेक्शन अभी अप्लाई हुए, आधे सेक्शन बाद में इन्होंने अप्लाई किए। जितना एक्ट पूरा आया 18, उतने के उतने सेक्शन सारे के सारे एक ही दफा अप्लाई हो गए। ये आपका जो है सेक्शन नंबर 1 है। अब सेक्शन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। क्या है? देखिए, 18 पहला तो हमारा हो ही गया, ठीक है। टोटल सेक्शन हमारे पास 18 आ गया, हमने पहला कर लिया। दूसरे के ऊपर आते हैं, डेफिनेशन। अच्छा, अब डेफिनेशंस भी बड़ी आसान है, कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशंस की अगर बात करें हमारे पास, सबसे पहले वो आपको डेफिनेशन पूछता है कि आर्टिकल किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय आर्टिकल, ठीक है। वो सारे आर्टिकल जो इसके स्केड्यूल के मुताबिक यहाँ पे मेंशन किए गए होंगे, ठीक है, वो सारे चीजें जो हैं, वो सारे गुड्स जो कमोडिटीज हैं, वो आर्टिकल्स कहलाएंगी। कोड जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अभी तक जितने लॉज पढ़े हैं, जितने एक्ट पढ़े हैं, जहां जहां पे कोड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आता है। ये भी एक आपका एमसीक्यूज है कि हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं, उसके अंदर कोड का जो मतलब है ना, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। डीलर का मतलब क्या है? अब आप डीलर देखें, वो कहता है डीलर मीन एनी पर्सन ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म आ गई, वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है।
कोई एसोसिएशन है, कोई बॉडी ऑफ पर्सन है, या इंडिविजुअल्स हैं। इसके अलावा वो कहता है या तो कोई कंपनी भी हो सकती है, या उस कंपनी के एजेंट हो सकते हैं जो बिजनेस चला रहे हैं, यानी कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है, या स्टॉकिंग कर रहे हैं आर्टिकल्स की, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है, वो कहता है कि इन डीलर्स के अंदर मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, पैकेजर्स भी हो सकते हैं, इंपोर्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स भी हो सकते हैं, होलसेलर्स भी हैं, रिटेलर्स भी हैं, जो आर्टिकल वो बना रहे हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है, कि डीलर्स के अंदर ये कौन कौन बंदे हैं। हर तरह की कंपनी आएगी, चाहे वो रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड, उनके अंदर काम करने वाले बंदे, उनके मैन्युफैक्चरर्स, उनके कह लें कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर और प्रोड्यूसर, सारे के सारे, होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, सारे के सारे बीच में उसने कहा है कि भाई डीलर के अंदर ये सारे लोग ऐड होंगे। गवर्नमेंट का मतलब क्या, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। होर्ड या होर्डिंग, जाहिर बात है, मैंने आपको भी एक चीज स्टार्ट में बताई है, होर्डिंग का मतलब क्या है, जखीरा अंदोजी करना, किसी चीज को एक हद से ज्यादा अपने पास, उसकी क्वांटिटी को अपने पास स्टॉक कर लेना या उसको स्टोर कर लेना अपने पास, ठीक है। अब यहीं पे वही चीज उन्होंने मेंशन कर दी है कि होर्ड कह लें या होर्डिंग कह लें, मीन स्टॉकिंग और स्टोरिंग एनीथिंग, एनीथिंग इन excess of the maximum quantity of articles allowed to be held in stock or storage, ठीक है। वही बात आ गई कि किसी भी आर्टिकल को, किसी भी गुड्स को, वो गुड आर्टिकल उन्होंने आपको बताया कि भाई हमने स्केड्यूल में मेंशन कर दिए इस एक्ट के कि भाई भाई ये जो है ना गुड्स और आर्टिकल्स, वो पूरी की पूरी लिस्ट आप लोग एंड पे देखिएगा, स्केड्यूल के अंदर उन्होंने बता दिया। अब वो कहता है कि एक हद से ज्यादा, ठीक है, जो बंदा भी इसको स्टोर करेगा उसको हम होर्डिंग कहेंगे या होर्ड कहेंगे। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में कहता है वेयर नो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आर्टिकल इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सब क्लॉज 1, ठीक है। होल्ड और होर्डिंग शेल मीन स्टॉकिंग और अकोमोलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना ऑफ आर्टिकल्स विदाउट ऑफरिंग सच आर्टिकल फॉर सेल डिस्पाइट देयर बीइंग अ डिमांड बाय कंज्यूमर्स। वही बात जो मैंने कही है कि कोविड-19 के दौरान हालात इस तरह के हो गए थे कि आप लोगों के जो मास्क थे वो भी मार्केट में मिलना शुरू बंद हो गए थे। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, मास्क के डब्बे भी मार्केट से गायब हो गए थे। वो क्या किया, वो अपने पास स्टोर करते गए, ठीक है। जब अपने पास जमा करते रहे, मार्केट में जब वो एक चीज, वो एक आर्टिकल, मास्क का एग्जाम्पल है ना, वो गायब हुआ, तो जो मार्केट में अगर कोई दुकानदार देता भी था तो वो जो एक 10 रुपए का था वो 100 रुपए का एक मास्क मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस चीज में उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हम लोगों ने, उन्होंने क्वांटिटी मेंशन नहीं की, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हमने क्लॉज 1 के अंदर, सब क्लॉज 1 के अंदर कोई स्पेशल हम लोगों ने आर्टिकल, वो क्वांटिटी तो मेंशन नहीं ना की कि इतने परसेंट या इतने, कोई क्वांटिटी उन्होंने मेंशन नहीं की। उन्होंने कहा है लेकिन होल्डिंग के अंदर वो स्टॉकिंग आर्टिकल की, उनकी अकोमोलेशन, उन आर्टिकल्स को इकट्ठा करना, जो आर्टिकल्स आपके मार्केट के अंदर किसी की कंज्यूमर की डिमांड है और वो ऑफर नहीं किए जा रहे, बेचने के लिए बाहर नहीं लेके आ। जैसे अब चीनी की जरूरत है, लोग चीनी इकट्ठी, दुकानदार चीनी इकट्ठी करते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में चीनी की जरूरत है, वो नहीं दे रहे, तो ये सारे लोग होल्डिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। ऑफिसर कौन सा है, ऑफिसर वो कहता है डेप्टी कमिश्नर एज डिफाइंड अंडर द पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 के तहत जो आपका डेप्यूटी कमिश्नर आएगा, और सच अदर ऑफिसर्स एज में बी ऑथराइज्ड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर ऑन दिस बिहाफ, अपने बिहाफ पे जो भी वो बंदे रखेगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स अंडर मेड अंडर दिस एक्ट, जाहिर बात है जो भी चीजें इस एक्ट के अंदर बनाएंगी वो सारी चीजें, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ये आता है। अब ये कुछ डेफिनेशन थी मोटी मोटी, ये इनको आप लोगों ने याद कर लेना, कोई चीज मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि ऑफेंस ऑफ होर्डिंग की बात करते हैं। वो कहता है ऑफेंस का, वो कहता है एनी डीलर। अब एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी एक मेजर, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ पे बात डीलर की हुई है, पर्सन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया उसने, डीलर का है, ठीक है। डीलर, ऊपर बात डीलर की हुई है, हमने डीलर की डेफिनेशन पढ़ी है। अब डीलर के अंदर कौन कौन आता है वो सब कुछ आप अपनी डेफिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं। वो कहता है एनी डीलर हु इज फाउंड, वो कहता है कि ऑफेंस होर्डिंग, जखेरा अंदोजी का जो जुर्म है क्या है, बताएं ना क्या है। वो कहता है उसका ऑफेंस करेंगे तो सजा वगैरह कुछ गिल्टी या कुछ कुछ तो होगा, वो बता रहा है आपको। वो कहता है अगर कोई डीलर हु इज फाउंड टू होल्ड एनी आर्टिकल शेल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर, 3 साल की सजा मिलेगी अगर किसी ने जखेरा अंदोजी करते हुए कोई डीलर पकड़ा गया, एंड फाइन इक्वलेंट टू 50%, और जितनी उसकी आर्टिकल्स है ना, जितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। चीनी अगर उसने कोई 100 किलो चीनी स्टोर की है तो उसका 50% फाइन उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा।
जितने की वो सेल होगी, जितना उसने स्टॉक किया हुआ है, जितना जखीरा अंदोजी की हुई है, उसका 50% वो फाइन में दे देगा और 3 साल जेल में भी रह के आएगा। ये उसकी सजा उन्होंने मेंशन कर दी है, ठीक है। बाकी उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, जो भी इसके आर्टिकल्स हैं वो सारे उसने कहा है कि हम लोगों ने पहले प्रिस्क्राइब जो ऊपर पढ़ के आए हैं आपके स्केड्यूल के अंदर होंगे। चौथे नंबर पे वो कहता है पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। अब जाहिर बात है, वो आपसे अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये बता दें कि सर्च करने की पावर किसके पास है, या आर्टिकल को कहते हैं ना, ताले शाले लगा के आ जाना, एसी जाते हैं और फलाने जाते हैं कि देखते हैं जखेरा अंदोजी की हुई है भाई, जाके सील कर आते हैं सारा कुछ। और वो कहते हैं कि पावर किसके पास है। वो कहते हैं व्हेन एन ऑफिसर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट, अगर किसी ऑफिसर को लग रहा है कहीं पे कोई शक व शोभा है, किसी को कोई शक पड़ा है किसी ऑफिसर को, आइदर अपॉन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवन, किसी और से कोई इंफॉर्मेशन मिली है या वो अपने बिहाफ के ऊपर, डेट देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है तोड़ना, ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर उस ऑफिसर को खुद पता चला है या किसी के कहने पे कोई इंफॉर्मेशन किसी ने दे दी है, किसी ने कोई मुखबरी कर दी है कि भाई उसने इस एक्ट को तोड़ा है। तोड़ने का मतलब क्या है, जखेरानंदोजी की है। ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, क्या करेगा उसने राइटिंग में पहले लिखना है द ग्राउंड ऑफ हिज, जो भी उसकी कहने के जो भी उसको शको शोभ है सारा कुछ वो बताएगा। एंटर एंड सर्च विदाउट एनी वारंट, ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जो उसने एंटर होना है ना किसी जगह को जाके सर्च करना है। फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है, उसको पता चल गया कि भाई ये सस्पिशियस कोई जगह है या यहाँ पे कोई चीजें रखी जा रही हैं, ठीक है, और जखेरा अंदोजी की जा रही है, किसी के कहने पे गया है या वो खुद गया है, ठीक है। वहां पे वो बंदा जाने से पहले राइटिंग में वो रिकॉर्ड लिखेगा, ठीक है, जो भी उसको शक होगा, ठीक है, सारा कुछ पहले राइटिंग रिकॉर्ड में लिखेगा कि भाई मैं फलानी जगह पे जा रहा हूँ, फलानी जगह पे, यहाँ तो उसको इन्फॉर्मेशन लिखी है जो भी उसको मिला है, वो जाएगा, फिर वहां पे वो एंटर होके वहां की तलाशी ले सकता है विदाउट एनी वारंट, बगैर वारंट के जा सकता है। आपकी पुलिस तो वारंट लेके जाती है ना, आईएसडीओ वारंट के बगैर जाएगा जो ऑफिसर होगा। एनी प्लेस वेयर अ डीलर डीलर कीप्स और इज फॉर द टाइम बीइंग कीपिंग एनी आर्टिकल अकाउंट्स रजिस्टर और एनी अदर रिलेटेड आइटम्स आर, वो सारी बात है वो उठा सकता है, वो देख सकता है आपका ऑफिसर सारी चीजें। आगे वो कहता है कि आगे देखें दूसरे नंबर पे वो कहता है अपॉन एंट्री इन एंड सर्च ऑफ प्रीमिसेस अंडर सब सेक्शन 1 इफ आर्टिकल आर फाउंड एट सच प्रीमिसेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, the officer shall immediately seize the same and prepare a detailed report of the article and other relevant material found during the search. Simple. अगर वो ऑफिसर वहां पे गया है, उसको चीजें मिल गई हैं, जखेर अंदोजी वाली जो चीजें हैं वो उसको मिल गई है, होर्डिंग की भी उसको चीजें मिल गई हैं, वो क्या करेगा फौरन वहां पे उस जगह को सील कर देगा, ठीक है, और एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर देगा, और जो भी वहां पे चीजें मिली हैं वो दिल करे तो उठा के ले आए, या तो वो सीज कर आएगा वहां पे। अब वो कहता है द प्रोविजन ऑफ कोर्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च एंड सीजर अंडर दिस एक्ट, वो कहता है कोर्ट की जो प्रोविजंस है ना वो इसके ऊपर, इस एक्ट के ऊपर जो है ना यहाँ पे लागू नहीं होंगी। सर्च और जो सीज करने वाली चीजें हैं ना वो आपकी कोर्ट के हवाले से, प्रोविजन ऑफ कोर्ट्स की जो है ना वो मेंशन नहीं होंगी, ठीक है। कोर्ट का मतलब आपको पता है, हम लोग क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, क्योंकि देखे ना क्रिमिनल कोड के अंदर बताया गया है कि आपका कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर बगैर वारंट के कहीं पे तलाशी लेने नहीं जा सकता। तो भाई जब कोर्ट के अंदर उन्होंने ये कहा है तो हम तो यहाँ पे अपने एक्ट के मुताबिक ये कह रहे हैं कि कोई बंदा जिसको शक है या किसी के कहने पे बगैर वारंट के जाके तलाशी ले सकता है। तो यहाँ पे तीसरे पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि भाई ये जो तलाशी बगैर वारंट के जा रहा है कि हम कोर्ट के मुताबिक नहीं कह रहे, कोर्ट का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अच्छा, हमारे 5वें नंबर पे आ जाते हैं, कहते हैं पावर टू ऑक्शन सीज आर्टिकल, भाई पावर किसके पास है कि भाई जो आर्टिकल उन्होंने कब्जे में किए हैं, जो सीज किए हैं, उनकी ऑक्शन भी तो करवानी है। ऑक्शन का मतलब उनकी नीलामी करवाना। अब नीलामी करवाने का क्या सीन है ये हम लोग देखते हैं। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and in addition to the prosecution under this act, the officer may sell the article seized under subsection ये सॉरी सेक्शन 4 के अंदर जो चीजें हम लोगों ने सीज की थी उनकी नीलामी कौन करवाएगा, ऑफिसर करवाएगा, ठीक है। उनकी ऑक्शन कौन करवाएगा, द ऑफिसर, वो बेचेगा उन आर्टिकल्स को। आगे वो कहते थे प्रोसीड कलेक्टेड अंडर सब सेक्शन 1, ये जो ऊपर वाला सब सेक्शन 1 है,
वहां पे जाहिर बात है जो प्रोसीड करेगा, जो चीजें इकट्ठी होंगी, शेल डिपॉजिट इन प्रॉफिट बेयरिंग बैंक अकाउंट इन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो चीजें बेची गई हैं, जो सीज की भी चीजें बेची गई हैं, उनका सारा पैसा जो प्रॉफिट हो, वो जो पैसा आएगा वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाया जाएगा? प्रॉफिट बेयरिंग बैंक अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, अब आगे देखें, आगे वो क्या कहता है। आगे वो कहता है कि इफ अगर द एक्यूज पर्सन हुज आर्टिकल आर ऑक्शन इज इक्विटेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन का जुर्म साबित ना हुआ, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? जो डिपॉजिट की गई रकम होगी विद द प्रॉफिट शेल बी रिलीज टू द सेट एक्यूज्ड। जो पैसा उसका, जाहिर बात है डिपॉजिट किया है इन्होंने बैंक के अंदर, वो सारा उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, वो कहते थे एक्यूज पर्सन हुज आर्टिकल आर ऑक्शन इज कन्विक्टेड ऑफ एन, अगर वो बंदा जुर्म साबित हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 के तहत, द डिपॉजिटेड अमाउंट अलॉन्ग विद प्रॉफिट शैल बी रिलीज इनटू द गवर्नमेंट एक्सचेंज चेकियर। अब वो कहता है कि अगर उसका तो जुर्म साबित हो गया, फिर तो गवर्नमेंट के खजाने के अंदर, उसके कहने के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। अगर तो उसका जुर्म साबित नहीं हुआ तो भाई उसको फिर पैसे वापस कर दिए जाएंगे, सिंपल। और इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो आपने रखनी है कि भाई ऑक्शन कौन करवाएगा? आपका ऑफिसर करवाएगा। ठीक है, पैसे किस अकाउंट में जाएंगे? अगर उसका जुर्म साबित हो जाता है तो पैसे उसको उसके पैसे गवर्नमेंट के बैंक में जाएंगे। अगर उसका जुर्म साबित नहीं होगा तो अल्लाह भला करे, सिंपल सी बात है कि उसको पैसे वो वापस कर दिए जाएंगे। सेक्शन नंबर 6 आपका क्या कहता है? सेक्शन नंबर 6 आपका कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, अच्छा, बगैर वारंट के घुस भी सकते हैं, तो बगैर वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कोई भी आपका इस कानून को तोड़ेगा तो उसको जो सजा दी जाएगी वो शेल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। उसकी जो पनिशमेंट है वो नॉन बेनेबल होगी, उसको बेल नहीं मिल सकती। वो कहता था मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 8 के अंदर हम मजिस्ट्रेट पढ़ेंगे। वो कहता है कि सेक्शन 8 के अंदर जो मजिस्ट्रेट होगा शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अपॉन रिटर्न इन्फॉर्मेशन बाय, जाहिर बात है वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, और रिटर्न इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके मजिस्ट्रेट को, किसकी तरफ से? ऑफिसर की तरफ से। An officer may arrest any person without warrant against whom there is credible information that has committed an offense। भाई उस बंदे को बगैर वारंट के पकड़ सकता है। दो चीजें आप लोगों को पता चल कि बगैर वारंट के पकड़ भी सकता है और बगैर वारंट के सर्च भी कर सकता है वो। ठीक है, आगे वो कहते हैं ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशन, जो आपकी कॉरपोरेशन है वो अगर कोई जुर्म करती है, जुर्म का मतलब क्या है? इसी कानून को तोड़ेंगी तो उसका मतलब है जुर्म करना। वो कहता है इफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय एनी कंपनी, कॉरपोरेशन हम किसको कह रहे हैं? बाय अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म, यानी और अदर एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल्स, एवरी डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, मेंबर और अदर ऑफिसर, प्रिंसिपल हो सकता है, प्राइमरी और बेनिफिशियल ओनर और एजेंट देयर ऑफ, shall unless he prove that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention, be deemed to be guilty of such contravention and shall liable to be punishment अंडर दिस एक्ट। अच्छा, वो कहता है कि अगर आपका कोई भी बंदा, कोई भी कॉरपोरेशन, उसमें रहने वाले लोग, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जिसने कानून तोड़ा है, अगर किसी बंदे ने कानून तोड़ा है, वो आगे से कह दे, कोई कंपनी कह दे कि भाई हमें हमारे नॉलेज में नहीं था, ठीक है, कि हमारे किसी एम्प्लॉय ने, हमारे किसी मैनेजर ने, सेक्रेटरी ने इस एक्ट को तोड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी सूरत में ये चीज नहीं देखी जाएगी कि आपको नॉलेज था या नहीं रहा था। वो आपका सेक्रेटरी था, वो आपका मैनेजर था, वो आपकी कंपनी थी, वो आपके इंडिविजुअल्स थे, वो आपके पर्सन थे, वो आपके एम्प्लॉयज थे, आपको सजा दी जाएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे वो कहता है कि पावर्स टू ट्राई ऑफेंसेस समिरली। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा हम लोग देख लेते हैं कि भाई आगे इसका क्या सीन है, 8वें नंबर के ऊपर आ जाए। ठीक है, अच्छा,
अब हमारे यहाँ पे एक चीज होती है ना कि हम अक्सर ये समराइज करना, इसको हम पढ़ते हैं कि भाई जब इसको समराइज कर दें, तफसीलन बता दें, आसान अल्फाज में। इसका मतलब कानून की जुबान में होता है, समरी का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, किसी चीज को जल्दी निपटाना। वो कह रहा है कि पावर टू ट्राई ऑफेंसिस के मतलब ऑफेंसिस को जल्द से जल्द खत्म कर दें, यानी जो केसेस चल रहे हैं उनको खत्म करें। वो कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 260 ऑफ द कोड, offense is punishable under this section shall be tried by the special magistrate appointed under section 14A। पेपर में सवाल आ सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि जो मजिस्ट्रेट आपका यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ना 14A के अंदर, अगर आप लोग जाके अपना पैरा एक्ट पढ़ें और उसके अंदर आप लोग मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन पढ़ें ना, तो वहां पे भी उन्होंने ये डेफिनेशन बताई हुई है कि कोड के, क्रिमिनल कोड के मुताबिक जो इनका सेक्शन 14A के मुताबिक आपका जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो कहता है इन अ समरी मैनर एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 262 to 265 ऑफ द कोड, ठीक है। और दूसरे में, अच्छा अब दूसरे में वो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 262 ऑफ द कोड शैल नॉट बी अप्लाई टू द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर सब सेक्शन 1। अब वो यहाँ पे बात समझे। अच्छा, अब वो आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 260 ऑफ द कोड, क्रिमिनल कोड के सेक्शन नंबर 260 में ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, जितनी भी पनिशेबल जो ऑफेंसेस जो जुर्म किए हैं वो सारे पनिशेबल हैं अंडर दिस एक्ट। और वो देगा कौन पनिशमेंट? वो आपका स्पेशल मजिस्ट्रेट देगा जो अपॉइंट किया गया है थ्रू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, 14A के तहत, ठीक है। वो कहता है कि वो आपका प्रोवाइडेड किस किस कोड के अंदर वो प्रोवाइड करेगा, यानी सजाएं देगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 262 से लेकर 265 तक, जितने भी वहां पे बताए गए हैं ना कि ये सजा देगा, ये सजा देगा, उसके तहत आपका जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी मुजरिम को सजा दे सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड एट, वो कहते हैं सब सेक्शन 2 के अंदर जो सेक्शन है 262 का, द कोड ऑफ द कोर्ट शैल नॉट अप्लाई टू ट्रायल। ट्रायल के अंदर ये अप्लाई नहीं होगा, सजाएं तो वो दे सकता है, लेकिन 262 जो कोड का है आपका सेक्शन, वो ट्रायल के अंदर नहीं लगाया जा सकता। वो कहता है द ट्रायल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंक्लूडेड विद इन 30 डेज, ठीक है, कि जो ट्रायल है उसको 30 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है। उसके ऊपर आपका 262 जो कोड का सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। बाकी जो चीजें हैं वो सेक्शन नंबर 262 से लेकर 265 तक जो है वो सजाएं आपका मजिस्ट्रेट देगा, लेकिन ट्रायल के ऊपर आपका 262 नहीं लगेगा, ठीक है। और जो ट्रायल है इस सेक्शन के तहत, इस एक्ट के तहत, वो कहते हैं 30 डेज में इसको खत्म करना है। अच्छा, अपील, वो कहता है कि अगर किसी बंदे को सजा दे दी है या कुछ भी हो गया, अगर उसने एप्लीकेशन देनी है आगे, तो वो अपील किसको करेगा? वो कहता है मे फाइल एंड अपील बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विद इन 30 डेज। जो उसको ऑर्डर हुआ है ना, बंदे को कह दिया कि भाई तुम्हारी जगह सील कर दी गई है या कुछ भी है, जो उसने जाहिर बात है उसने कोई जखेरा अंदोजी होर्डिंग की है, उसके ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर अंदर वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज को जो है ना अपने डिस्ट्रिक्ट के अपील कर सकता है। अब वो कहता है कि एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 के अंदर जो अपील की गई है शैल बी डिस्पोज विद इन 30 डेज, यानी वो अगले 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला आ जाना चाहिए, ठीक है। डिस्पोज का मतलब होगा फैसला आ जाना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, यानी उसका फैसला आ जाना चाहिए। अच्छा, अब सेक्शन नंबर हम लोग 10 की तरफ जाते हैं कि आप लोगों का 10 सेक्शन क्या कहता है। रिवॉर्ड फॉर इन्फॉर्मर्स, अब आपको आपके सेक्शन से नाम से पता चल रहा होगा कि किसी ने अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं एनी पर्सन हु प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेशन टू एन ऑफिसर विद रिगार्ड टू एनी एक्ट ऑफ होर्डिंग विच रिजल्ट इन अ कन्वेंशन एंड रिलीज ऑफ फंड टू द गवर्नमेंट एक्सचेयर। वो कह, अब देखें चेक किया, अब वो कहता है कि अगर किसी बंदे ने इन्फॉर्मेशन दिया तो जाहिर बात है किसी ने कहीं पे जखेरा अंदोजी की है और मैंने जाके मुखबरी कर दी है। अब वहां पे जब मैंने मुखबरी की है तो वो क्या होगा एंड पे, वो उस बंदे का जो सामान है वो बेचा जाएगा और वो सारा किसके खाते में जाएगा, फंड, वो जो पैसा है वो किसके खाते में जाएगा, गवर्नमेंट के, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर किसी ने सही खबर दी है तो क्या किया जाएगा, शेल बी इंटाइटल टू एन अवार्ड इक्वलेंट टू 10% ऑफ द अमाउंट रिलीज टू द गवर्नमेंट। वो कहता है कि जितनी अमाउंट उसकी जखेरा अंदोजी ऑक्शन किए हुए माल की गवर्नमेंट को दी जाएगी, उसके खाते में डाली जाएगी, उसका 10% उस मुखबरी करने वाले बंदे को दिया जाएगा जिसने इंफॉर्मेशन दी होगी। ये उसका इनाम है।
सेक्शन नंबर 11 क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन क्या है। एवरी डीलर, हर जगह डीलर वर्ड इस्तेमाल हुआ, पर्सन नहीं हुआ। शैल प्रोवाइडेड टू द कंसर्न ऑफिसर, शैल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के हवाले से वो बता रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन हर डीलर का काम है कि कोई भी कंसर्न ऑफिसर है उसको प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, परचेज, स्टॉक, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल्स, उसने जो भी कहा है ना उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ऑफिसर को, किसी भी डीलर की तरफ से। आपको ऑफिसर जो कहेगा, जिस तरह की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका डीलर उसको प्रोवाइड करेगा। मे एन ऑर्डर इन राइटिंग, जाहिर बात है वो जो ऑफिसर है उसको राइटिंग फॉर्म में ऑर्डर करेगा तभी। अब वो कहते हैं द ऑफिसर में डायरेक्ट द ओनर और मैन्युफैक्चरर ऑफ द आर्टिकल और ओनर एंड द मैनेजमेंट ऑफ गोडाउन्स और स्टोरेज प्लेसेस और दियर एजेंट टू डिक्लेयर स्टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम owned or managed by them at the other at their premises at any point in time or at such periodical intervals as he may deem fit। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे सुने। वो कहता है कि अगर किसी बंदा, कोई बंदा ये कहता है कि भाई ये स्टॉक का जो मैंने जो ये चीजें खरीदी हैं, ठीक है, ये मैंने चीजें फलानी अगले बंदे से खरीदी हैं, या मैंने वो अगला बंदा के मैंने उसे अगले बंदे से खरीदी हैं, ठीक है, ऐसे कहते हैं मेरे पास इसका कोई भी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, फलाने बंदे से मैंने खरीदी है, उसके पास रिकॉर्ड है, तो आपका ऑफिसर डायरेक्ट उस ओनर के पास भी जा सकता है। बात समझ में आई? डायरेक्ट उस ओनर के पास जाकर भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इस बंदे ने तुम्हारे से किस टाइम पे कौन सी चीज खरीदी, कैसे खरीदी, स्टॉक पे कैसे पड़ी हुई है, ये सारी यानी जितनी भी उसकी स्टॉक की डिक्लेरेशन थी वो सब कुछ वो बताएगा, डिक्लेयर करेगा हर चीज। अब वो कहते हैं कि द डिक्लेरेशन टू बी मेड अंडर सब सेक्शन टू के तहत आपकी डिक्लेरेशन जो हुई शेल इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, इट्स वैल्यू, डेट ऑफ परचेज, यानी वो सारी चीजें डिक्लेयर कर दिया ना, स्टॉक डिक्लेयर कर दिया, वो सारी प्रोक्यूटमेंट इनवॉइसेस जो हैं इन एनी गिवन टाइम फ्रेम अलोंग विद डिटेल ऑफ एनी सेल और सेल एग्रीमेंट्स आपके प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफिसर को। द ऑफिसर में वेरीफाई द स्टॉक एज वेल एज द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक परचेज। अब आपका जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, जो उसने इंफॉर्मेशन दी है उसको क्रॉस चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, वाइल कैरिंग आउट द वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक आइटम ऑफ सबसेक्शन 4 और अपॉन रिसीट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वट एवर सोर्स द ऑफिसर में रिक्वायर अ डीलर ओनर मैनेजर ऑफ अ गो डाउन स्टोरेज। ये सारे उसने कहा है कि भाई सिंपल सी बात है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हर डीलर का काम है ऑफिसर को। अगर कोई डीलर ये कहता है कि मैंने चीजें अगले बंदे से खरीदी हैं, तो आपका जो ऑफिसर है वो डायरेक्ट उस अगले बंदे से जाके इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, ठीक है, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में पहले ऑर्डर पास करेगा आपका ऑफिसर। उसके बाद जो उसके पास रिसीट्स आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई है, आपका ऑफिसर क्या करेगा, उसको क्रॉस चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा क्या सच्ची मुच्ची सही बात है कि इतना ही सामान खरीदा गया है, इतना ही किया गया है। वेरिफिकेशन के दौरान उसको किसी भी ऑफिसर के या किसी गोडाउन में जाने की जरूरत पड़ी या किसी का स्टॉक कुछ भी करने की जरूरत पड़ी तो ऑफिसर के पास पावर है कि वो जा सकता है, सिंपल। अच्छा, सेक्शन नंबर 12 के अंदर उसने क्या कहा है, सेक्शन नंबर 12 के अंदर उसने सिंपल आपको बताया ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने गलत इंफॉर्मेशन आपके जो है किसी डीलर की दे दी हो, या किसी से बदला लेने के लिए बोल दिया हो कि भाई उसके पास इतना माल पड़ा हुआ है, ठीक है, या पुलिस को वैसे ही कोई शरारत पुलिस के साथ या एसडीओ के साथ कर दी हो, पैरा ऑफिसर के साथ। तो वो कहता है कि ऐसी सूरत में क्या होगा, जाहिर बात है ऐसी सूरत में वो कहता है कि एनी डीलर और ओनर ऑफ द गोडाउन और स्टोरेज प्लेस और द मैनेजमेंट और एजेंट हु फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और गिव फेक और फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एनी द आइटम्स और अंडर डिटेल सब सेक्शन 11 और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फाउंड टू बी फेक फॉल्स अदरवाइज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन। अब एक चीज यहाँ पे समझे, सिंपल सी बात है, वो आपको ये कह रहा है कि सेक्शन नंबर 11 के तहत हम लोगों ने कहा था कि हर बंदा, हर डीलर आपके ऑफिसर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसके पास कितना माल है कितना नहीं। वो कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने, किसी मैन्युफैक्चरर ने, किसी डीलर ने गलत बयानी कर दी है, झूठ बोल दिया है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं, तो इस सूरत में क्या किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी 3 साल की और ₹1 मिलियन। ठीक हो गया, ये सजा उसको दी जाएगी। आगे वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट, नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल अगेंस्ट पर्सन फॉर एनीथिंग
done in good faith under this act, except as provided in this act, no suit or other legal proceeding shall be lied to challenge any proceeding। अच्छा, अब बात वही है ना कि आप लोगों वो कह रहे हैं कि भाई किसी किस्म का कोई केस नहीं किया जाएगा अगर किसी ने गुड फेथ के लिए कोई काम किसी पर्सन का बताया। एक तो मैंने आप लोगों को चीज बताई है ना, कोई अपने बदले के लिए बता रहा होगा कि भाई मैं फलाने से बदला ले लेता हूँ, अभी मौका है तो उसकी मैं ये बता देता हूँ। तो इस सूरत में वो कहते हैं कि नहीं, अगर किसी ने गुड फेथ के लिए एक अच्छा शायरी होने के नाते या किसी चीज के लिए किया है तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है। वो कहते हैं एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर। ठीक है। इन गिविंग अफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एन ऑफिसर वेयर ही डीम फिट में सीक द एड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सिंपल। पावर टू मेक रूल, गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, वो रूल्स बना सकती है। नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल गैजेट में उसको देना पड़ेगा। एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। ठीक है। अब हर एक्ट का यही मतलब होता है कि मतलब कि इस एक्ट को फोकियत दी जाए दूसरे एक्ट के ऊपर। ठीक है। यानी ये एक्ट स्पेशल है, इसको उसको फोकियत दी जाएगी। ये सारे एक्ट जो है ना पहले लागू होंगे बाकी बाद में होंगे, ये हर एक्ट के अंदर यही लिखा जाता है। पावर टू अमेंड स्केड्यूल, आपकी गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इस स्केड्यूल को, किसी भी स्केड्यूल को अमेंड कर सकती है। अमेंड का मतलब होता है किसी को ऐड करना, कोई भी सेक्शन ऐड कर लो, उसकी एंट्री कर लो या उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ओमिट कर दो, कुछ भी कर दो। रिपील, वो कहता है कि इससे पहले जो आपका द पंजाब प्रिवेंशन होर्डिंग एक्ट जो है वो 2020 जो है हेयर बाय भी रिपील्ड हो चुका है। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मनसूख कर चुके हैं वो, जो आपका पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है। ठीक है। जो आपका 2020 का आता है पंजाब, हाँ, वो उसको रिपील कर चुके हैं, मनसूख। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ चीजें उन्होंने ऊपर मेंशन की थी, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनकी जखेरा अंदोजी मना है। वो ये हैं, चावल, सफेद शुगर आ गई, वाइट सफेद चीनी जो हम लोकल इस्तेमाल करते हैं, दूध, पाउडर मिल्क आ गया, या उससे बनी हुई कोई चीजें आ गई, छोटे बच्चों का दूध दूध होता है वो, तेल हो गया। ठीक है। ये जितनी भी चीजें उन्होंने नीचे, ऑनियन शोनियन, बीफ, मटन, एग्स, गुड़, शक्कर, ये सारी चीजें उन्होंने कहा है कि भाई इसका स्टॉक आप नहीं कर सकते। सिंपल। आप मुझे बताएं कि इसके अंदर मुश्किल क्या है? मुक गया भैया आपका ये सेक्शन, पूरा का पूरा आर्टिकल। 18 सेक्शन है। ठीक है, अभी याद कर लें आधे घंटे में। और क्या चाहिए आपको? इतना छोटा सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। एक्ट जो है वो हमने पढ़ा, खत्म भी हो गया। अब जो है कि हम नए एक्ट के साथ मुलाकात होती है हमारी इंशाल्लाह, और उस एक्ट में जो हम चीजें पढ़ेंगे वो हमारे पास आती हैं, अल्लाह भला करे। प्राइस प्राइस कंट्रोल जो आपका आता है वो मैं पढ़ाऊंगी, और फिर नेक्स्ट जो भी हमारे हैं वो चलते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ख्याल रखें अपना, आप इसको सुने, फिर मैं नेक्स्ट जो है वो आपको आज रात को ही फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।